Hello student, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. I am sure. और आपकी स्टडी भी टॉपिक वाइज क्लियर चलती जा रही है. नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस टॉपिक मैंने ये किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट. बहुत सारे बुक्स में मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट को लिया ही नहीं है. पहली चीज. दूसरी चीज, बेसिक प्रिंसिपल में ये सारे पॉइंट बेसिक प्रिंसिपल में ऐड कर दिए हैं, या इसमें से कुछ एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट कॉन्सेप्ट में लिए हैं और सब पॉइंट बेसिक प्रिंसिपल में लिए हुए हैं. ये देखिए, ये अनचेंज होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते. इसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकती. बेसिक प्रिंसिपल टाइम बेस है. टाइम का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट जो है एक लिमिट तक इसमें चेंजिंग किया जा सकता है, उसके बाद इसमें भी चेंजिंग नहीं किया सकता. बेसिक कॉन्सेप्ट वह मूलभूत सिद्धांत है, वो मूलभूत पिलर है जिस पर अकाउंट्स का स्ट्रक्चर खड़ा है. आप कोई कंफ्यूजन मत करिएगा. मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके मैं पढ़ाने जा रहा हूं. कुछ एक चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो बेसिक प्रिंसिपल में आपके बुक्स में हो, और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं कि वहां मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट हो ही नहीं, या टाइमलाइंस वगैरह सिस्टम आपके बुक्स में दिया ही ना. जितना आपके बुक्स में दिया है उतनी स्टडी आप थॉरोली कर लीजिए, और एक एक पॉइंट का आप मुझसे यहां पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए. फर्स्ट चीज, ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, इसका मतलब क्या है? ये अकाउंटिंग के रूल हैं. जितने भी रूल्स और पॉलिसी बनाई गई वो इन्हीं को ध्यान में रखकर अकाउंट्स में बनाई गई. इससे बाहर जाकर आप कुछ भी अकाउंट्स में नहीं कर सकते, पहली चीज. और ये सब चीजें जो रूल्स या पॉलिसी या मेथड बनाए गए, ये गैप के द्वारा, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी के द्वारा बनाए गए, तो ताकि सबका यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से सब एक ही सिस्टम से उस चीज को फॉलो करें, ताकि हम उसका जब भी चाहें तब भी कंपेयर कर सकें. अब देखिए, सेपरेट बिजनेस एंटिटी. सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट. ऑल अकाउंटिंग रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर द बिजनेसमैन, नॉट फॉर द बिजनेसमैन. यहां पर जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो सारे अकाउंटिंग रूल्स बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर बनाए गए हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर नहीं बनाए. इसलिए कहता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट. ऑल अकाउंटिंग रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेसमैन. ये पहला सिद्धांत. इस सिद्धांत में कोई भी रूल्स में आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते. कहां से करें? दूसरा इसका कहां अवधारणा है? दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. यानी एक बार जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो वो अनवरत चलता रहेगा.
कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। हो सकता है उसके चलाने वाले चेंज होते जाएं, लेकिन वह अनवरत चलता रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखकर सारे अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई किए गए। क्लियर? अकाउंटिंग एक्रूअल एजम्पशन, एक्रूअल, ये आगे चल के अकाउंटिंग रूल्स में और जगह मैं आपको कर दूंगा। एक्रूअल का मतलब क्या? कोई भी ट्रांजैक्शन जिस टाइम पर, जिस ईयर में बिजनेस में एराइज हुआ हो, उसी ईयर में उसका ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। डज नॉट मैटर इट इज कैश और क्रेडिट। मीन्स ये एक्रूअल बेस पर चलता है। जिस ईयर में, जिस पीरियड में वह ट्रांजैक्शन एराइज हुआ हो, उसी पीरियड में, उसी ईयर में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो नगद है या उधार। मनी मेजरमेंट, ये मैं बहुत पहले से आपको बताता जा रहा हूं। जिस चीज का वैल्यूएशन मनी में होगा, उसी का अकाउंट में स्कोप है। उसी तरह के ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसका मनी में वैल्यूएशन नहीं हो सकता, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं कोई प्लेस नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आपने किसी को बोला, किसी भी बिजनेसमैन को बोला कि 10 पेटी हमें रिफाइन भेज दीजिए। अब ये 10 पेटी रिफाइन भेज दीजिए, इसका कहीं से मनी वैल्यूएशन नहीं है। कितने का है, क्या है? और जब मनी मेजरमेंट है ही नहीं, तो इस केवल ओरल टॉकिंग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है। For any transactions recorded in the books must be required its transaction is value in the money. In absent of money or in absent of money measurement, no transaction is recorded in the books of accounts. Then money measurement is the very important points. Accounting period और consistency. दूसरा चीज है, एक बार जो अकाउंटिंग पीरियड आपने अडॉप्ट कर लिया, पहला चीज तो एक चीज समझ लीजिए कि आप स्वतंत्र हो, जिस समय से चाहें उस समय से अपना अकाउंटिंग पीरियड कर सकते हैं। जनरली अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना भी हो सकता है, यानी क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। लेकिन जो टोटल वैल्यूएशन है, हर बिजनेसमैन जनरली इसे 12 महीने की अकाउंटिंग पीरियड में लेकर चलता है। 12 महीने क्यों? क्योंकि ये जो 12 महीने का अवधि होती है ना, इसमें चारों ऋतुएं शामिल हो जाती है। हर एक चीज, हर एक सिचुएशन शामिल हो जाती है। कहीं लगन चल रहा है, कहीं फेस्टिवल है, तो मान लीजिए आप दूसरा 6 महीने लिए हो सकता है, उस 6 महीने में अगला फेस्टिवल ना हो, दूसरे महीने में हो, तो आपका जो अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो वो सही कंपेरिजन नहीं होगा। इसलिए 12 महीने की अकाउंटिंग पीरियड ली गई है। तो एक बार अकाउंटिंग पीरियड एडॉप्ट करने के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा जिस ईयर में, तो अगले ईयर के 31 मार्च को एंड हो जाएगा। इसे गवर्नमेंट ईयर भी कहते हैं। कैलेंडर ईयर भी आप ले सकते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यानी एक ही कैलेंडर ईयर में सारे ट्रांजैक्शन आपके कंप्लीट हो जाए।
कई लोग अलग अलग प्लेस पे, जो स्मॉल साइज के बिजनेस होल्डर होते हैं, वो दीपावली टू दीपावली अपना खाता रखते हैं, कोई अक्षय तृतीया रखता है, कोई बिहू टू बिहू रखता है, कोई रामनवमी टू रामनवमी रखता है। ये अलग अलग हैं, आप जब चाहें उस पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंटिंग पीरियड अगर एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो वही हर साल चलता रहेगा, जब तक कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी न आ जाए कि टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंटिंग पीरियड कोई और कर मान ले जाए और उसी के अकॉर्डिंग आपके टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सके। क्लियर? कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी एसेट्स, जो भी चीज आप परचेज करेंगे, जिस टाइम पर जितने अमाउंट का परचेज करेंगे उतनी अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाएगा, उससे अधिक या कम नहीं किया जाएगा। और आगे के सिचुएशन में अगर कम अधिक हुआ तो भी वो उसी वैल्यू पर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा जिस वैल्यू पर आपने परचेज किया। क्लियर? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये अनचेंज होता है और ये सारे पॉइंट एक बार लेने के बाद इसमें चेंज आप नहीं कर सकते। क्लियर? अब आइए बेसिक प्रिंसिपल। टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने लिखा है फुली डिस्क्लोजर, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज जिस भी नेचर में होते हैं उसी नेचर के अकॉर्डिंग उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा आइटम उसी तरह, मान लीजिए अगर आपने भाड़ा दिया तो उसे फ्रेट में आइटम में लिखाइए, उसे अगर आपने सैलरी दिया तो सैलरी हेड में दिखाइए, अगर जनरल हेड है तो जनरल हेड में। मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा उसी हेड वाइज डिस्क्लोजर होना चाहिए। और ये कंट्रावर्सी है मेटलिटी का, ये कंट्रावर्सी है मेटलिटी का। मेटलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मटेरियल थीम हो उसे एक हेड में दिखाइए, जो ई मटेरियल अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए एक अलग हेड बनाइए, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, संडे एक्सपेंसेस, उसमें डाल दीजिए। बहुत सारा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, मेटलिटी हेड करता है। और कोई भी मटेरियल थीम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने से छूटना नहीं चाहिए। और ये कहता है फुली डिस्क्लोजर कि जो छोटी सी छोटी चीज भी हो उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप शो करें। ये दोनों एक दूसरे के कंट्रावर्सी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कन्वर्सेशन। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है क्या? अगर बिजनेस में किसी तरह का नुकसान हो गया या आपको पहले ही से पता चल गया यहां से हमें लॉस हो गया, तो जैसे ही आपको पता चलता है उसी समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपको पता चला कि इतना लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो जैसे ही आपको पता चला उसी टाइम पर उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन प्रॉफिट अगर पता चला कि आपको इतना फायदा हुआ तो वह तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक आपके हैंड में वो प्रॉफिट नहीं आ जाता। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रोल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि जैसे ही आपको पता चले कि लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे डाल देना चाहिए, एंट्री हो जानी चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कर रहा है? जो जिस नेचर का ट्रांजैक्शन हो उसी नेचर के ट्रांजैक्शंस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कई सारे परचेज करते हैं तो उसे परचेज के नेचर में डालना चाहिए। अगर कई लोगों को सैलरी करते हैं तो एक हेड सैलरी में मैच करता है तो सैलरी में जाना चाहिए।
वेजेज देते हैं तो उसको भी उसमें डालना चाहिए। यानी जिस अकाउंटिंग हेड में जो चीज प्रॉपरली जानी चाहिए उसी हेड में जानी चाहिए। ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है कि जो भी पैसा जिस टाइम पर, जिस समय, जिस डेट पे मिलता है उसी डेट पर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका सेल से रिलेटेड है। सेल का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस डेट पर सेल हुआ उसी डेट पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का मैं एक रीजन बताता हूं आपको। जैसे ही किसी शॉपकीपर से, किसी सेलर से आप गुड्स परचेज करते हैं, चाहे कैश हो या क्रेडिट, डज नॉट मैटर, उस समय वह सेलर केवल आपको गुड्स ही नहीं ट्रांसफर करता, बल्कि गुड्स के साथ साथ अपना ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर करता है। यानी उस गुड्स का मालिकाना हक जो पहले उसके पास था उसे वो ट्रांसफर करता है आपको। आपने जैसे ही गुड्स परचेज किया, चाहे उधार खरीदा चाहे नगद खरीदा, आपने लिया, उस गुड्स को लिया। जैसे ही उस दुकान से आपने गुड्स को ले लिया, अब वह दुकानदार उस गुड्स का मालिक नहीं है, उसका ओनरशिप उसने कैसे किया? केवल सेल और परचेज का यहां रिलेशन नहीं है, यहां ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है। गुड्स के सेल करने के साथ साथ उसका ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है। अब उस गुड्स को लेकर आप जो चाहे वो करो, उसके लिए सेलर कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, उसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। यह हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम में गुड्स को जैसे ही सेलर से आप खरीदते हैं तो केवल गुड्स ही ट्रांसफर होता है आपको, उसका ओनरशिप कहीं से ट्रांसफर आपको नहीं होता। तब तक नहीं होता जब तक उस गुड्स के लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप नहीं कर देते, और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद ही उसके ओनरशिप आपको ट्रांसफर होता है। दोनों ही सेल है। जनरल सेल्स में क्या होता है कि चाहे आप उधार खरीदे हो या नगद खरीदे हो, इसका कोई मतलब नहीं है सेलर के लिए। जैसे ही सेलर आपको गुड्स ट्रांसफर करता है, जैसे ही सेलर आपको गुड्स देता है, वैसे ही वो गुड्स के साथ साथ अपना मालिकाना हक भी ट्रांसफर करता है, यानी अपना ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर कर देता है। इसका एक एक्सेप्शनल केस मैंने बताया, ये एक्सेप्शनल केस है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में जो गुड्स सेल होता है उसमें केवल गुड्स ट्रांसफर होता है सेलर टू इन हैंड ऑफ बायर, उसका ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है। उसका ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका पेमेंट हो जाए। कई बार आप देखिए, मैं एग्जांपल के रूप में देता हूं, बहुत कार, ट्रक, गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां फाइनेंस होती हैं। फाइनेंस होती हैं तो फाइनेंस होकर जब आपके पास आती हैं तो आपके पास गाड़ी तो आ गई, लेकिन गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं आता है, उसका ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर नहीं होता है। तब तक ट्रांसफर नहीं होता जब तक उस गाड़ी का लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर देते। जब उस गाड़ी का लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट कर देते हैं तब वो डॉक्यूमेंट्स, उस ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। ये हो गया आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज को वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप वेरीफाई कर सकें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है वो ट्रू है। आपने सेल दिखाया तो सेल बिल एविडेंस के रूप में काम करता है, सेल बिल से वेरीफाई कर सकते हैं। आपने परचेज बिल माल खरीदा है तो परचेज बिल से उसको वेरीफाई करते हैं।
आपने बैंक से ट्रांजैक्शन किया तो बैंक के स्टेटमेंट्स के द्वारा उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं वो किसी न किसी तरह के डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होने चाहिए, जो इस बात की सत्यता को बताता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए हैं वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपके बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को कोर्ट भी मानता है और ये कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं वो सही है, तो कोर्ट भी इस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर अपने डिसीजन को लेता है। तो हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने चाहिए विथ एविडेंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस जिस हेड का है, जैसे है, जिस अकाउंटिंग पीरियड का है, जिस टाइम पर है, उसी टाइम पर होना चाहिए, उसी टाइम पर रिकॉर्ड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज से रिलेटेड है कि आपके जिस तरह के नेचर के एक्सपेंसेस हैं, आगे पढ़िएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग एक्सपेंसेस के नेचर आएंगे, उसी तरह के एक्सपेंसेस में उसे इंडिकेट किया जाना चाहिए, उसे लिखा जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरे फाइनेंशियल अकाउंट का एक यही कॉन्सेप्ट है जो पूरे जगह हम इसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब A इक्वल टू C प्लस L, A फॉर एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू किसके बाद C, C इक्वल टू कैपिटल, L इक्वल टू लायबिलिटीज। यानी इस एसेट्स, ये ड्यूल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी मानते हैं, ओनर्स इक्वेशन भी कहते हैं। और ये ओनर इक्वेशन क्या है, A इक्वल टू C प्लस L, ये मेन इक्वेशन है। इसको और तोड़िएगा, अगर C फाइंड आउट करना है तो C इक्वल टू A माइनस L, L फाइंड आउट करना है तो L इक्वल टू A माइनस C। ये ड्यूल एस्पेक्ट ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। इसका कॉन्सेप्ट है A इक्वल टू C प्लस L। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट। मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट में मैं पहले ही बताया, इसमें कुछ हद तक हम चेंजिंग कर सकते हैं, यह चेंजिंग होती है। टाइमलाइंस, टाइमलाइंस क्या कहता है, राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में कोई नहीं रोक सकता। अगर सही समय पर सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर आपके बिजनेस को ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं। सपोज करिए आपकी रेडीमेड कपड़े की दुकान है। उस रेडीमेड कपड़े की दुकान पर इस समय समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है। अगर हम बाहर गए और बाहर जाकर हमने विंटर के कपड़ों को होलसेल में परचेज किया और लेकर दुकान पर आ गए, तो क्या इस समय विंटर का कपड़ा सेल होगा? कोई परचेज करेगा? तो आपका कैपिटल पैसा फंसा, आपका स्टॉक फंसा। स्टॉक लॉन्ग टाइम तक अगर हो जाएगा तो ड्यू टू फैशन चेंजिंग और रखने के कारण उसमें कोई ना कोई खराबी भी आ सकती है। और गर्मी का कपड़ा आप कब खरीदेंगे? गर्मी के सीजन आने से पहले गर्मी के कपड़ों की परचेजिंग हो जानी चाहिए, यानी होली से पहले आपकी गर्मी के कपड़ों की परचेजिंग होनी चाहिए, ताकि जब तक कस्टमर अपना मूड बनाए तो ये अपने माइंड को रखे कि फ्यूचर में समर में आने वाला है, तो हमें अब विंटर के कपड़ों की नीड नहीं है, हमें अब समर के कपड़ों की नीड है। तो उस समय आपको वो प्रोडक्ट आपके दुकान पे होना चाहिए। अगर आपने होली से पहले कहा, सोचा कि थोड़ा सा जाड़े का सीजन अभी चल रहा है
चलो कपड़े ले लो, बेच देंगे, तो आपका स्टॉक भी फंसेगा, कैपिटल भी फंसेगा, और आपके यहाँ उन कपड़ों के लिए कस्टमर नहीं आएगा। वो तो ये कहेंगे अरे यार, जब जाड़ा खोजो तो गर्मी मिलता है, गर्मी खोजो तो जाड़ा मिलता है। तो हर तरह का, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर रहे हैं जो टोमेटो से, उसका रॉ मटेरियल टोमेटो है, टमाटर है, तो इस समय सीजन है, तो इस समय सीजन में आपको 10 रुपये के अराउंड एरिया में आपको पर केजी टमाटर होलसेल में आपको मिल जाएंगे। तो इस समय आपका डिसीजन होना चाहिए कि जब कोई एग्रीकल्चर फूड जिस समय वो मंडी में आता है, जिस समय उसका प्रोडक्शन होता है, उस समय आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को जो है हैवी परचेज करके स्टोर कर लें, ताकि पूरे सीजन हम उस चीज से बने हुए प्रोडक्ट को सेल कर सकें, ताकि मार्केट में हम कंपीट कर सकें। आप 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जाकर आप टमाटर खरीदिएगा, तो उस समय टमाटर किस रेट का होगा? 40, 50, 60, 70, 40-50 से तो नीचे होगा नहीं। तो उस समय उस टोमेटो को अगर परचेज करके आप अपने प्रोडक्ट को अगर प्रिपेयर करिएगा, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली होगा तो मार्केट में आप स्टैंड कर ही नहीं सकते। इसी को टाइमलाइंस बोलता है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन होना चाहिए, और राइट टाइम पर राइट डिसीजन होगा तो सही होगा। इसमें आप समय के अनुसार अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और सारे इन्वायरमेंटल के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, हर तरह के इंडस्ट्रीज में जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके एक हर इंडस्ट्रीज में मेनली सिद्धांत तो यही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है, प्रिंसिपल यही होता है, लेकिन इसमें हर इंडस्ट्रीज कुछ न कुछ अलग तरीके से अपने अकाउंट्स के डाटा को प्रिपेयर करती है। तो आपको अपना नॉलेज उस इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। थोड़े बहुत चेंजिंग करके इजीली हर अकाउंटेंट उसको अडॉप्ट कर लेगा। सब्सटेंस फॉर पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड है, मैंने बोला आपसे पहले ही कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण या कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आप अपने पीरियड को सब्सटेंस कर सकते हैं। अब आइए सबसे बड़ा पॉइंट, यूज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज कहां होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज दो चीजों के लिए होता है, एक रिपोर्टिंग स्टेज में और दूसरा रिकॉर्डिंग स्टेज में। एक रिपोर्टिंग स्टेज में और दूसरा होता है रिकॉर्डिंग स्टेज में। रिपोर्टिंग स्टेज कितने पॉइंट्स को अकाउंटिंग स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनको जब रिपोर्ट करते हैं तो उनका उस स्टेज में किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग स्टेज में किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग स्टेज में सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा, यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, ऑल अकाउंटिंग रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द बिजनेसमैन। दूसरा मनी मेजरमेंट, जो चीज का मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। तीसरा वेरीफाइबल, यानी जो भी ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्रियल एविडेंस होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई किया जा सके। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस समय आप जो चीज जिस कॉस्ट पे परचेज किए हैं उसी वैल्यू पर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग स्टेज में इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और ड्यूल एस्पेक्ट मतलब आपका अकाउंट ऑलवेज होना चाहिए ए इक्वल टू सी प्लस एल। आपका अकाउंट ऑलवेज ए इक्वल टू सी प्लस एल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद जब रिपोर्टिंग स्टेज में जाते हैं तो कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट, फुली डिस्क्लोजर, मॉडिफाइंग कॉन्सेप्ट,
और अदर जो इंपॉर्टेंट इसमें से जिस तरह की रिपोर्टिंग होगी उस तरह की रिपोर्टिंग के लिए इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी वह रिपोर्टिंग स्टेज में इंक्लूड कर ली जाएगी। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम, या मैं कहूं अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके।